हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा था। अगर किसी भी रिएक्शन की बात की जाए तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे। जैसे कोई रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी गिव्स पी, और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो हमें गिवन है। अगर एक्सपेरिमेंटल रेट लो गिवन है, R इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर भी 1। अगर ये एक्सपेरिमेंटल रेट लो है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2। तो इस तरीके से हम क्या निकालते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स बी, अगर उसमें ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दे रखा है 1/2, और बी के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है -3/2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 1/2 -3/2। तो ये कितना आ गया -1। तो इस तरीके से हम क्या निकालते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे। तो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। और आगे हमने क्या देख लिया था, हमने शुरू कर लिया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच का डिफरेंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और अगर मोलिकुलरिटी की बात की जाए, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज एन थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मे बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। और जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ओनली है होल नंबर, ओनली अ होल नंबर। और जीरो मोलिकुलरिटी नहीं हो सकती, नॉट जीरो। किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी जीरो नहीं होगी। उसके बाद बात की जाए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अप टू 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एनी वैल्यू, ये क्या हो सकती है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एक होती है, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर रिएक्शन के टाइप्स की बात की जाए तो एक होती है एलिमेंट्री, दूसरी कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस की जब बात की जाती है तो एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है, टेक प्लेस विच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। और जब कॉम्प्लेक्स होगी विच टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप। ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो रिएक्शन, एक तो कौन सी, एलिमेंट्री, और दूसरी कौन सी, कॉम्प्लेक्स। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात आएगी तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो क्या हो रही है, सिंगल स्टेप में क्या हो जा रही है, कंप्लीट। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्री स्टेप के लिए ये बात बोल सकते हैं कि उसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होंगे, इक्वल।
और किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की जाए, जैसे A प्लस बी गिव्स P, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? मोलिकुलरिटी होता क्या है? अगर मोलिकुलरिटी की बात की जाए तो मोलिकुलरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेक पार्ट इन ए रिएक्शन एंड टेक प्लेस कोलिजन साइमल्टेनियसली। जैसे कोई रिएक्शन है, अगर मोलिकुलरिटी को समझा जाए तो मोलिकुलरिटी क्या चीज है? अगर मोलिकुलरिटी की बात की जाए तो मान लो एक कंटेनर है, और कंटेनर में क्या होंगे? कोई अगर किसी भी कोई रिएक्टेंट है, उस स्पीसीज के क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक टाइम पे साइमल्टेनियस कितने मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, उन्हें क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी। एक टाइम पे साइमल्टेनियस कोलिजन, जैसे ये मॉलिक्यूल अगर इस मॉलिक्यूल से टकराता है तो एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? साइमल्टेनियस कोलिजन। तो उसे इस केस में मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? अगर दो मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ है? कोलिजन, तो हो गई दो। अगर एक टाइम पे तीन का होता है तो क्या हो जाएगी? तीन साइमल्टेनियस। बट तीन से ज्यादा मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का कोलिजन एक इस टाइम पे एक ही साथ होना क्या है? इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट क्या है? इम्पॉसिबल। तो इसलिए मोलिकुलरिटी तीन से ज्यादा डिफाइन नहीं होगी। तो मोलिकुलरिटी की अगर डेफिनेशन लिखी जाए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स स्पीसीज अंडरगो कोलिजन at same time simultaneously। तो उसे क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे पीछे अगर रिएक्शन की बात की जाए, A प्लस बी गिव्स P, तो इसमें रिएक्टेंट स्पीसीज कितनी है? तो एक A है और दूसरी कौन सी है? B है। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 2। उसी तरीके से अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखा जाए और मैं ये बोल दूं कि ये रिएक्शन कैसी है? एलिमेंट्री, तो इस केस में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? मोलिकुलरिटी के इक्वल। यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1 + 1 2। क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1। बी के रिस्पेक्ट में भी कितना है? 1। तो ओवरऑल कितना आ गया? 2। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2। उसी तरीके से मोलिकुलरिटी की बात की जाए, वो भी कितनी होगी? 2, बिकॉज मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2। किसी भी एलिमेंट्री स्टेप के लिए बात हमेशा क्या रहेगी? ट्रू। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात की जाए, जो क्या होती है? मल्टीपल स्टेप में। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर molecularity of reaction is not defined for complex step, defined for complex reaction। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं की जा सकती। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कब निकाला जाएगा? विल बी द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एलिमेंट, विल बी द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप will be found from the slowest step of complex reaction। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ निकाल सकते हैं किसके? कॉम्प्लेक्स टाइप के स्लोएस्ट स्टेप से। अब ये क्या चीजें होती हैं, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। ये हमने किसकी बात कर ली? मोलिकुलरिटी की बात कर ली और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर ली। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमें निकालना आ गया है। हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किससे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से। इसके अलावा हम पढ़ चुके थे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर बात की जाए, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने पढ़ी थी, तो ये हम पढ़ चुके थे। इसके टी हाफ के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगी? जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है किसके अंडर आती हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंडर। ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस कम्स अंडर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
जितनी भी रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं सब किसके अंडर आएंगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंडर। उसके बाद अगर बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, अगर मान लो कोई ए है रिएक्टेंट और उससे क्या बन रहा है पी, तो इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट हम कैसे लिखते थे, एक तो ऐसे लिखते थे माइनस डी ए बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में ए की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट की फॉर्म में कैसे लिखते थे, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका ऑर्डर कितना है 1। तो ये हमारा क्या आ गया है, एक्सपेरिमेंटल रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को, इस जो इक्वेशन को एलिब्रेट किया जाए तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू के ए। तो जो सेम स्पीसीज है उन्हें एक साथ कर लो, ये यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए, तो इन्हें एक साथ कर लें तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए बाई ए। यहाँ आ जाएगा डी ए बाई ए विल बी इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया जाए फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ए नॉट से ए और यहाँ 0 से टी। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ए की क्या होगी, ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम टी पे क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अगर इसे सॉल्व किया जाए ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम ए नॉट टू ए टी विल बी इक्वल टू माइनस के टी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन ए टी बाय में ए नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के टी। तो अगर नेगेटिव साइन को इस तरफ लिया जाए तो ये क्या लिख सकते हैं, एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल ए टी। तो ये क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसे करेंगे, अगर हम इसे मान ले y इज इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन को और एलिब्रेट किया जाए तो एल एन कैसे लिख सकते हैं, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी विल बी इक्वल टू के टी। तो एल एन ए नॉट किसके इक्वल आ गया, के टी प्लस एल एन ए टी। इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब y इंटरसेप्ट इक्वेशन से इसे क्या किया जाए, रिलेट, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, टाइम, और स्लोप क्या आ गया हमारा k, k क्या हमारा रेट कांस्टेंट, और ये क्या आ गया, इंटरसेप्ट। इस तरीके से अगर y एक्सिस पे हम क्या लें, एल एन ए नॉट और t के बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, एल एन ए टी। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए किसका, अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए एल एन, इस तरफ देखें तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो एल एन ए नॉट माइनस के टी इक्वल एल एन ए टी, इस बार हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ए टी के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, यहाँ से स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव। अगर स्लोप यहाँ से नेगेटिव आ गई तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, एल एन ए टी और नीचे टाइम। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, स्लोप कैसी आ गई, नेगेटिव। इंटरसेप्ट की बात की जाए, इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट आएगा एल एन ए नॉट और ये स्लोप क्या आएगी, माइनस के। तो इस तरीके से हम किसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, हमने इस वाली इक्वेशन का हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखी जाएगी और इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब हम आगे इस इक्वेशन को और एक्सपेंड करें तो इस इक्वेशन को और क्या लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो बन के आएगी वो क्या आ जाएगी, 2.303 log 10 ए नॉट बाय ए टी विल बी इक्वल टू के टी। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो आगे हम क्या निकालें, अब इस रिएक्शन का टी हाफ निकाले तो टी हाफ क्या होगा, टाइम जब टी हाफ यानी कि ए नॉट विल बी ए टी, ए नॉट की बात की जाए तो वो कितना रह जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में कितनी होगी जब टाइम 0 होगा, 100। तो टाइम हाफ का मतलब क्या है कि 50% रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट, मतलब 50% रिएक्शन गॉट कंप्लीटेड, 50% रिएक्शन गॉट कंप्लीटेड।
50% रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर निकालें टी हाफ कितना आएगा, तो 50% कंप्लीशन का क्या मतलब है कि जो अब टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन बची है वो कितनी बची होगी, ए नॉट बाई टू, क्योंकि इनिशियल कितनी थी, ए नॉट कंप्लीट थी, कितनी कम हो गई इसमें से, हाफ कम हो गई, बचेगा कितना, ए नॉट बाई टू। तो ये क्या आ गया, 80। तो इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू लॉग 10 ए नॉट, 80 क्या है, ए नॉट बाई टू, टू कहाँ जाएगा ऊपर, विल बी इक्वल टू के, और ये क्या हो जाएगा, टी हाफ। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू में लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301, विल बी इक्वल टू के इंटू में टी हाफ। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, 0.693 विल बी इक्वल टू के इंटू में टी हाफ, के इंटू में टी हाफ। तो यहां से टी हाफ निकाला जाए तो टी हाफ कितना आ गया, 0.693 बाय के। तो ये हमने क्या निकाल लिया, टी हाफ ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर टी हाफ की बात की जाए, टी हाफ वर्सेस ए नोट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि जब हमने टी हाफ का फॉर्मूला देखा तो इसमें ए नॉट तो आ ही नहीं रहा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए के क्या है, इंडिपेंडेंट, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया किसका, टी हाफ का। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, टी हाफ की। अगर पूछ लिया जाए 75% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना आएगा, 75% कंप्लीशन, अगर ये निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यानी कि 80 क्या होगा, शुरू में कितना था, ए नोट माइनस ए नोट का कितना हो गया, 75% रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट, यानी कि डिकम्पोज कितना हो गया, ए 75/100, यानी कितना बचेगा, 25/100 ऑफ ए नोट। ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, 80 की। अब इस इक्वेशन को अगर उस इक्वेशन में पुट किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.303 log 10 ऑफ ए नोट, 80 कितना है, ए नोट बाय 4 इज इक्वल टू के इंटू में टी 75%। तो इस तरीके से टी 75% क्या आ जाएगा, टी 75% आ जाएगा 2.303 log 10 ऑफ 2 और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय में के। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, टी 75%। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी, अगर वो क्वेश्चन में दिया गया 60% कंप्लीशन है तो 60% कंप्लीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना बचेगा, 40/100 ऑफ ए नोट। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं क्या, टी 75%, 40%, 60%, 50% फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला जा सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए, ये हमने किसकी बात कर ली, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर ली और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की बात कर ली। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो है सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स, सूडो ऑर्डर रिएक्शन या फिर काइनेटिक्स। अगर इस तरीके की रिएक्शंस की बात की जाए तो सूडो सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है व्हेन ए हायर ऑर्डर रिएक्शन जब कोई हायर ऑर्डर रिएक्शन होती है और उसे किस में लिखा जाए, लोअर, इज रिटन एज लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स ड्यू टू, किसकी वजह से, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट स्पीसीज, उन्हें क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जैसे कोई रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, अगर के कोई ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को बोल दिया जाए ये कैसी है, एलिमेंट्री, अगर ये एलिमेंट्री होगी तो इसका रेट क्या आ जाएगा,
इसका रेट कुछ इस तरीके से आ जाएगा के ए की पावर 1 बी की पावर 1, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर सीधा डायरेक्ट इक्वेशन को देख के निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट ए और बी है तो उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में भी 1 होगा और बी के रिस्पेक्ट में भी 1। डायरेक्ट हम सीधा किससे निकाल सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसके लिए अगर ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती तो हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट देख के ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2। बट अगर एलिमेंट्री है तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2। अगर इस रिएक्शन को हम किस में ले लें, एक्सेस में ले ले, अगर ए या बी किसी एक को क्या ले ले, एक्सेस में ले लिया जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में जो रेट होगा वो तो डिफाइन होगा नहीं, क्योंकि अगर वो एक्सेस में है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल क्या होता है इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि एस्टर का पानी के प्रेजेंस में टूट जाना। और एस्टर हमारा कौन सा ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ये हमारा क्या होता है, एस्टर। तो पानी की प्रेजेंस में एस्टर का टूट जाना ही क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होती है वो भी दो मीडियम में होती है, एक होगा एसिडिक मीडियम और दूसरा कौन सा होगा, बेसिक मीडियम। एक एसिडिक और दूसरा बेसिक। ठीक है। तो एसिडिक मीडियम की जब बात की जाएगी तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, एस्टर है, एस्टर मान लो हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये हमारा एस्टर हो गया। वाटर की प्रेजेंस में क्या करवाना है इसका, ब्रेकेज। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, इसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। अगर ये एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ अटैक, ये बॉन्ड खुलेगा, ये वापिस आएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एक तो क्या मिल गया, एसिड, और दूसरा क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, CH3OH। ये मिल गया अल्कोहल और ये मिल गया हमें एसिड। तो जो इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो आता है उसमें क्या आता है, जब इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो लिखा जाएगा तो K इंटू में एस्टर, जो हमारा एस्टर कौन सा है, ये वाला स्पीसीज, ये हमारा क्या है, एस्टर। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आता है, 1। और जबकि वाटर के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना आ जाता है, 0। यानी कि वाटर के ऊपर ये डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि वाटर किस में लिया गया है, एक्सेस में, इन एक्सेस अमाउंट। वाटर किस में है, एक्सेस में। अगर वाटर एक्सेस में है तो तब रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करा तो रेट लो एक्सप्रेशन में वाटर की टर्म आएगी नहीं। तो इसलिए रेट क्या आ गया, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, उसकी पावर कितनी, 1। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और फर्स्ट ऑर्डर कैसी है, झूठी, मतलब सूडो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्या हो गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर इस रिएक्शन को देखा जाए, होनी क्या चाहिए थी कि वाटर के रिस्पेक्ट में भी 1 होना चाहिए था, बट किसी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को किसकी फॉर्म में लिखा गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ से जो वाटर है वो किस में होता है, एक्सेस फॉर्म में, इसलिए इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 1। अगर इस रिएक्शन में आपसे मोलिकुलरिटी पूछी जाए तो मोलिकुलरिटी क्या आती है, अगर मोलिकुलरिटी की बात की जाए तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या आ जाएगी। मोलिकुलरिटी क्या होती है कि किसी भी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट स्पीसीज साइमल्टेनियसली एक टाइम पे कोलाइड करते हैं। अब जब रिएक्शन हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि एस्टर जो है अपनी मॉलिक्यूल से कोलाइड किया होगा। तो एस्टर का कोलिजन किससे हुआ होगा, वाटर मॉलिक्यूल से। तो वाटर जो है मॉलिकुलरिटी में काउंट होगा, तो उस केस में मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, 2। और जब भी मॉलिकुलरिटी 2 होती है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। अब बात की जाए बेसिक मीडियम की। अगर एसिड को बेसिक मीडियम में क्या किया जाए, तुड़वाया जाए, दो डबल बॉन्ड OR। अगर बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन की जाती है तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया हमारा एसिड, CH3 O माइनस Na प्लस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रिएक्शन। जब इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट लो दिखा गया तो रेट लो हमारे पास क्या आया, K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बेस। दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया, 1 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या आया, 2। तो जब बेस के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को देखा जाएगा तो ऑर्डर आएगा 2, और जब एसिड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को देखा जाएगा तो ऑर्डर आएगा 1। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली, सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स की। किसकी प्रेजेंस में थी, बेस की प्रेजेंस में, इसी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो अगर आपसे सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स पूछा जाए तो आप उसके बारे में इस तरीके से बता सकते हो। और एग्जाम्पल आपको कौन सा देना है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स की।
उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद देखते हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आपको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वन को छोड़ के 0 2 3 4 किसी भी ऑर्डर की आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है, जो हमने लास्ट केस में देखी थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर किसी भी ऑर्डर के लिए आपको वो वाली इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अप्लाई हो सकता है। वो फॉर्मूला क्या है, के टी इज इक्वल टू 1/n-1, 1 upon concentration of A at time t minus 1 upon concentration initial concentration of A। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला किसी भी ऑर्डर के लिए, n will be equal to order of reaction। n क्या है यहाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सेप्ट इसको छोड़ के 1 को छोड़ के। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी काइनेटिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए लिखी जाए तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो उस केस में kT किसके इक्वल आ जाएगा, 1/AT माइनस 1/A2। ये किसकी इक्वेशन आ गई फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। डायरेक्ट हमने विदाउट डेरिवेशन ये हमने निकाल लिया फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात की जाए जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम निकालें तो इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, के टी विल बी इक्वल टू -1 इंटू में 1/AT माइनस 1/A0। और लिखा जाए तो ये किसको कैसे लिखा जाए, के टी विल बी इक्वल टू 1/A0 माइनस 1/AT। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को और एलेबरेट किया जाए तो A0 माइनस AT विल बी इक्वल टू KT। ये किसके लिए आ गई, यही हमने किसके लिए देखा था, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ये जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो हमारी इक्वेशन आई थी वो यही आई थी। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी काइनेटिक इक्वेशन निकाली जा सकती है। तो हमने किसकी बात कर ली है, nth ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर ली, जीरो ऑर्डर की बात कर ली, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ली। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर बात की जाए एक दो क्वेश्चन की, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर कोई रिएक्शन है और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। हैव 50% कंप्लीटेड in 5 hours, then how long it will take for 80% completion। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले उसने बोला है कि कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, हम सबसे पहले किसको अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन को। तो k विल बी इक्वल टू 1/t, टाइम कितना है 5 आवर, विल बी इक्वल टू 2.303 log 10 ऑफ a नॉट, AT क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t। तो टाइम कितने 5 घंटे बाद क्या हो गया, 50% कंप्लीट होगी, 50% कंप्लीट हो गई, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t कितना बचा होगा, A0/2। तो 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/5 इंटू में 2.303 इंटू में log 10 ऑफ 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 0.693/5। ये क्या आ गया t 50%, ये रेट कांस्टेंट, ये क्या आ गया रेट कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए हमें निकालना क्या है टाइम, जब 80% कंप्लीट हो जाए तो 2.303/k। अब k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.693, और जो 5 है वो ऊपर चला गया, log 10 ऑफ A0
शुरू में तो 100 होगा ही, डिवाइड बाय में अब टाइम टी पे ए नोट कितना बचा हुआ, ए नोट माइनस 80/100 ऑफ ए नोट, यानी कि 20/100 ऑफ ए नोट। ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी। इसको ब्रेक करें तो कितना आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय में 0.693, तुम्हें log 10 ऑफ 10/2 ऑफ ए नोट। ए नोट से तो ए नोट कैंसिल आउट हो गया, तो 10/2, तो 2.303 इंटू में 5 भी था, इंटू 5 बाई 0.693 इंटू में log 10 ऑफ 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया, टाइम आ गया जब रिएक्शन कितनी हो गई, 80% कंप्लीट हो गई। हम यहाँ पर log 5 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा टी 80%। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलरिटी को लेके और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेके, तो अगर आपको एक रिएक्शन दे दी जाए, कोई रिएक्शन है, मान लो क्वेश्चन है 2A प्लस बी गिव्स सी, और आपको बोल दिया जाए ये रिएक्शन कैसी है, दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री, और आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात की जाए, अगर एलिमेंट्री है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, वैसे भी मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होती है, डिफाइन होती है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट किसके, ए के और एक किसका, बी का, आपस में क्या करें, कोलाइड, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 3। और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होते हैं किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और हमें गिवन क्या है, एलिमेंट्री। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर बी कितना आएगा, 3। देखिए इसका जो रेट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर किससे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट उसको देख के निकाल सकते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी तो डिफाइन किसके लिए होती है, किसी एलिमेंट्री के लिए केवल डिफाइन होती है। तो इस तरीके से हमने बात कर ली आज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, उसके अलावा सूडो ऑर्डर रिएक्शन की और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।